नमस्कार। नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं प्राउडिस्ट फोरम का यह कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आप लोग को बिना सूचना के प्रारंभ हुआ है। वही से प्रारंभ हुआ है कि आज हमारे एक वशिष्ठ वशिष्ठ विशिष्ट विशिष्ट अतिथि हमारे सामने आए हुए हैं, तो उनके साथ आज चर्चा करना है। उनके समय दिल्ली आए हुए हैं और समय रोशन जी देखिए आवाज गूंज रहा है, देखिएगा जरा। आवाज कैसे हो रही है पूछ रहा है। आवाज गूंज रहा है। कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा है? हेलो, कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा है? नहीं मोबाइल नहीं चल रहा। फिर आवाज क्यों गूंज रहा है? बंद कर दे। नहीं खत्म मत कीजिए, ब्रॉडकास्ट एंड मत कीजिए, पंखा चले। अब ठीक है। पंखा बंद करना पड़ेगा क्या? नहीं आवाज हो रहा है आवाज। लगाइए। हेलो, आज मुझे समाज आंदोलन के संबंध में कुछ बातें करने का मौका मिला है। समाज आंदोलन जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है यह जानना जरूरी है। यह धरती और वर्तमान समाज वैश्य युग से गुजर रहा है, जिसे कैपिटलिज्म ही कहना उचित है। वर्तमान भाषा में सभी विकसित देश, जो अविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उनके रिसोर्सेज को, उनके आर्थिक संसाधन को अपने नियंत्रण में लेकर और अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ में लगे हैं। संपूर्ण विश्व में आज आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई लगता है विश्व युद्ध में रूपांतरित होकर रहेगी, लेकिन मनुष्य की जो स्वाभाविक आवश्यकता है, उसकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसकी तरफ ध्यान देने का अवकाश, समय किसी को नहीं है। किसी राजनयिक के पास इसका न तो विजन है, न तो उनके सामने इसका कोई ब्लूप्रिंट है कि यह कैसे किया जा सकता है। वर्तमान विश्व की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था है, उसके समाज पर जो प्रभाव हैं, उससे मनुष्य जाति को मुक्त करने के लिए श्री आनंद मूर्ति जी ने एक दर्शन दिया, जिस दर्शन का नाम है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, हिंदी में जिसे हम लोग प्रगतिशील उपयोग तत्व, संक्षिप्त में प्रौत या प्राउट कहते हैं। इस दर्शन को, इस सिद्धांत को मौलिक रूप से अनेक पुस्तकों में व्याख्या की गई है। किसी भी सिद्धांत के धरती पर स्थापित करने के लिए उस सिद्धांत के अनुकूल एक आंदोलन करना पड़ता है। सिद्धांत के अनुकूल यदि आंदोलन नहीं हो तो वह सिद्धांत धरती पर मूर्त रूप नहीं ले सकता है। भारतवर्ष को ही देखा जाए तो भारतवर्ष एक राष्ट्र के रूप में आज हम नहीं देखते, बहुराष्ट्रीय देश के रूप में यह आज विकसित है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक भौगोलिक क्षेत्र हैं, अनेक टोपोग्राफिकल डिविजन्स हैं, इथनिक डिविजन्स हैं, सबकी अलग अलग मानसिकताएं हैं। इन सब तत्वों को आधार बनाकर यदि आंदोलन नहीं किया जाए तो प्रौत सिद्धांत स्थापित नहीं हो पाएगा। प्रौत सिद्धांत का मौलिक उद्देश्य है
सब किसी को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना। आर्थिक स्वावलंबन का अर्थ होता है इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों की सर्वप्रथम उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, इसकी मुहैया सबको किया जाए। इसके लिए संवैधानिक वादा भी दिया जाए ताकि वे निश्चिंत रहें कि इन समस्याओं से उनका कोई उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इन समस्याओं को दूर करने से कोई अलग नहीं कर सकता है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस तरह का वादा देने से मानसिक भरोसा, साइकोलॉजिकल एक अनुकूल परिवेश निर्माण समाज में होगा। क्योंकि प्रौद्ध का दूसरा जो मौलिक तत्व है वो यह है कि भौतिक शरीर की जो भूख है, आवश्यकताएं हैं, वे सीमित हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, ये सब भौतिक शरीर से संबंधित हैं। मनुष्य की जो मेधा बुद्धि है उसका विकास भी, शिक्षा है, साधन है उसका, लेकिन उसके जो ग्रहण करने का तरीका है वो भी सीमित है। वो भी एनालिटिकल होने के कारण अनंत ज्ञान की पिपासा उससे नहीं हो सकती है मनुष्य को। इसलिए शिक्षा भी आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिपूर्ति नहीं करने से मनुष्य अशांत रहता है, उसकी जो बौद्धिक सामर्थ्य है वो विकसित नहीं हो पाती है और मनुष्य का मनुष्यत्व लुंठित हो जाता है, खत्म हो जाता है। मनुष्य की जो अवस्था रहती है वो मानवेतर प्राणी में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो जो होर्डिंग है, संपत्ति का जो संग्रह है, इससे मनुष्य समाज को बचाना होगा और इसके लिए करना होगा कि सीलिंग लगानी होगी, एक ऐसी सीमा निर्धारित करनी होगी जिस सीमा के बाहर कोई संग्रह संपत्ति का नहीं करे। अभी जो समाज में अर्थव्यवस्था चल रही है यह मौलिक रूप से दो प्रकार की है। एक कम्युनिस्टिक अर्थव्यवस्था है और एक कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था है। ये दोनों अर्थव्यवस्था मौलिक रूप से कैपिटलिस्टिक है। अंतर केवल यह है कि जहाँ कम्युनिज्म है वहाँ संपत्ति का मालिक केवल सरकार है और सरकार में एक दलीय सरकार होने के कारण एक विशेष दल के हाथ में संपूर्ण उस देश की संपत्ति है, आर्थिक संपत्ति है। वह दल ही वास्तव में मालिक होता है। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ व्यक्ति को, संस्था को, सरकार को अधिकार है धन संग्रह का। इस धन संग्रह के अधिकार के कारण इसमें कोई सीमा नहीं है। धन संग्रह के अधिकार के कारण गरीबी है, भूखमरी है, कहीं अमीरी है, कहीं समाज में अभाव है, वंचितों की जमात है। तो इसके लिए एक सीलिंग की जरूरत है कि कितना धन किसी को संग्रह करने का अधिकार है, उससे अधिक कोई धन संग्रह नहीं करे ताकि कोई वंचित नहीं रहे। प्रौद्ध सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? यह एक स्वाभाविक सिद्धांत है। इट्स ए नेचुरल फिलोसफी, इट्स ए नेचुरल थियरी। प्रकृति में यह थियरी विद्यमान है। हम एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। किसी व्यक्ति के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लैंडेड संपत्ति है, काफी अधिक मकान है विभिन्न शहरों में, लेकिन उसकी जो कंज्यूम करने की, उसको जो उपभोग करने की क्षमता है वो बहुत सीमित है। उसका भोजन, उसका घर का, परिवार का शिक्षा व्यवस्था, उसके परिवार के लिए रहने की जगह, उसके परिवार के लिए चिकित्सा व्यवस्था, सब कुछ सीमित है। बहुत लेबलिसली कोई यदि जीना चाहे तो 30-35 हजार के से ज्यादा खर्च उसको नहीं आता, लेकिन उसके पास अरबों की संपत्ति है। तो प्रकृति ने केवल उपभोक्ता के रूप में मनुष्य को वस्तु का उपयोग करने का अधिकार दिया है। संग्रह करने का अधिकार प्रकृति ने किसी को नहीं दिया है। परम पुरुष परमात्मा ने किसी को धन संग्रह का अधिकार नहीं दिया है।
यह जो अधिकार संविधान में आज विवेचित है, यह अप्राकृतिक सिद्धांत है, यह अप्राकृतिक विधि व्यवस्था है। इसी अप्राकृतिक विधि व्यवस्था के कारण एक तरफ वंचितों की जमात है, कुपोषण के शिकार लोग हैं, अनाहार से रहते हैं, कपड़ा नहीं है, दवा करने के लिए औषधि का अभाव है, किसी प्रकार की अच्छी शिक्षा नहीं है, इत्यादि इत्यादि सारी समस्याओं का कारण एकमात्र यही है कि पूंजी के संग्रह का अधिकार मिला है। उपयोगिता का सिद्धांत को लोगों ने ग्रहण नहीं किया है। तो प्रौत जो है यह यूटिलाइजेशन का सिद्धांत देता है, मनुष्य को यूटिलाइजेशन का अधिकार है, और यह जगत प्रोग्रेसिव नेचर का है, इसलिए प्रोग्रेसिव नेचर की यूटिलाइजेशन का सिद्धांत होना चाहिए। इसीलिए इसके जो सिद्धांत करता है उन्होंने नाम दिया है इसका प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। इस थियरी को मेटलाइज करने के लिए हम इस भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को उनके कल्चरल, उनके टोपोग्राफिकल, उनके ज्योग्राफिकल, उनके इथनिक इत्यादि अवस्थाओं के और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक संसाधन को देख करके विश्व को विभिन्न सामाजिक इकाइयों में रूपांतरित किया गया है, बांटा गया है। विश्व स्तर पर 342-43 समाज हैं और भारतवर्ष में 44 समाज हैं। उसी समाज के अंतर्गत दिल्ली यदि माना जाए तो यह हरियाणवी समाज के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है हरियाणवी कल्चर है। यहाँ के जो लोग हैं एक अपनी कम्युनिटी है इनकी, एक अपनी पहचान ही इनकी, यहाँ की अपनी भाषा है, इसी के आधार पर यह है। उत्तर प्रदेश में अवधी है, अवध की भाषा है अलग, और ब्रज क्षेत्र है, तो उनके कल्चरल स्वरूप को देख करके, आर्थिक उनके स्वरूप को देख करके यह डिवीजन किया गया है, ताकि लोगों को कल्चरल भावना से, उनके कल्चर को बचाते हुए, उनकी जो भाषा है उस भाषा को तरजीह दे करके, ताकि अभिव्यक्ति की सामर्थ्य विकसित हो सके मनुष्य में, उसको स्थान दे करके इस समाज आंदोलन का आधार दिया गया है। इसका मौलिक आधार है आर्थिक आधार। एक बात बहुत सुस्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र व्यवस्था है, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। दुख की बात है कि यह अर्थव्यवस्था राजनीति से आज नियंत्रित है। यह एक स्वतंत्र समाज का अंग है, राजनीति भी एक समाज का स्वतंत्र अंग है, न्याय व्यवस्था भी समाज का एक स्वतंत्र अंग है। इन सबों का शासन समाज के माध्यम से ही होना चाहिए। इनका नियंत्रण, इनका जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, सब समाज के माध्यम से ही होना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं। आज दुख की बात है कि राजनीति के अंतर्गत अर्थनीति है। राजनीति जो वर्तमान समाज की है उसका एक ही उद्देश्य रह गया है, पूंजीवादी व्यवस्था का संरक्षण करना। और पूंजीवादी व्यवस्था के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उनकी आय की वृद्धि करते रहना। इसके लिए इन लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं। जैसे एक छोटी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे पर कैपिटा इनकम, यह एक भोड़ी व्यवस्था है, एक गंदी व्यवस्था, एक अनसुलझी व्यवस्था है, क्योंकि एवरेज आय से किसी की कोई करोड़पति है, 1 करोड़ रुपए का वार्षिक आय है, किसी को 2 अरब रुपए का वार्षिक आय है और किसी को 1 पैसे का वार्षिक आय नहीं है। एवरेज कर दिया और सबको बता दिया कि इतना हमारा हर आदमी का इनकम है। तो समाज को धोखा देने वाली ये सब बातें, इन बातों से समाज को कुछ लेना देना नहीं। इस तरह की इन्होंने कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, मैं किसी सरकार की निंदा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने जो देखा है जब से आज़ादी मिली है तब से आज तक, कि हमारी सरकारें जो भी आई हैं, इन लोगों ने लुभावना कुछ योजनाएं लेकर के आई हैं। सब्सिडी देना,
ये जितनी योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं जो समाज को लाभान्वित करने के नाम पर दी जाती है, उन योजनाओं से एक व्यक्ति का भी आर्थिक स्वावलंबन नहीं मिलता है। एक व्यक्ति भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बनता है। क्या होता है यह जैसे पुराने जमाने में राजाओं के युग में लाइन में खड़ा होकर राज दरबार के सामने या मंदिरों के सामने लोग गुहार लगाते थे और राजा लोग अपने मंत्रियों के माध्यम से रुपया, अनाज, कपड़ा वितरण करते थे और वे लोग जो लाइन में खड़ा होकर के मांगते थे भिखारी के रूप में, वे जय जयकार मनाते हुए राजा का जाते थे। उसी तरह की व्यवस्था यह है। हमारी जो सरकारें आई आज तक, इनकी एक ही बात है कि लाइन में खड़ा करो भारतीय समाज को और उनको भिखारी बना करके रखो, उनका आर्थिक स्वावलंबन मत करो। ये सब शोषण के रक्षा कवच है। ये जो कोमाफ्लेजिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, राजनीतिक एक्सप्लॉइटेशन, हर तरह के एक्सप्लॉइटेशन का कोमाफ्लेजिंग है, कवच है। उसकी तरफ निगाह किसी की नहीं जाए, शोषण के तरफ। तो इस शोषण मुक्त समाज करने के लिए, हर व्यक्ति को आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए, हर व्यक्ति के मानसिक आध्यात्मिक चरम विकास के लिए नई व्यवस्था की जरूरत थी। वही प्रौत है। उस प्रौत की स्थापना के लिए इसके जो संस्थापक थे, उन्होंने समाज आंदोलन की नींव डाली और उन्होंने कहा कि आर्थिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन को प्रभावित करता है। हमने देखा है कम्युनिस्टिक देशों में जब आर्थिक आंदोलन हुआ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के, आदर्श को लेकर के, मार्क्सिज्म को लेकर के, तो वहाँ राजनीतिक मूवमेंट नहीं था, केवल आर्थिक मांग थी। लेकिन राजनीति प्रभावित हुई और वहाँ के शासक को हैंड ओवर करना पड़ा समाज का शासन। तो ये जो हमारा समाज आंदोलन है, यह राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह है प्योर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन। इसमें हर प्रकार के मनुष्य रहते हैं। किसान कोई है, कोई मजदूर है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई वकील है, डॉक्टर है, बौद्धिक समाज के लोग हैं, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो जिनकी जो एक अपनी सामाजिक व्यवस्था है या एक सामाजिक पहचान है, उसके आधार पर इनका अलग अलग संगठन होना चाहिए समाज में। और ये सभी संगठन, जैसे विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, उनको राजनीति में ढकेल करके कुपथ पर लोग ले जाता है। सही शिक्षा नहीं मिलती है। एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं कॉलेजेस, सभी जगह कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई भी होती है तो उसका स्तर बहुत कम, छोटा है, नीचा है। उसमें भी जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं उनको कहीं काम नहीं है, रोड पर घूमते फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, नौकरी नहीं है, कहीं एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं आर्थिक स्वावलंबन नहीं है, समाज में उपेक्षित रहते हैं वे। तो उनकी एक अपनी समस्या है। उसके लिए हमारा जो संगठन है वह विद्यार्थियों का संघ है, जिसको प्राउटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन हम कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएसएफ इसको कहते हैं, यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन। उसी तरह से फार्मर्स की अपनी संख्या है, फार्मर्स फेडरेशन। उसी तरह से जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनकी अपनी समस्या है, लेबर फेडरेशन। जो यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनका यूथ फेडरेशन है। इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनका इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है। इस तरह से हर तबके के लोगों का उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनका संगठन निर्माण करके समाज आंदोलन की नींव डालनी होगी। समाज आंदोलन का मूल तत्व क्या है? सेवा के द्वारा मनुष्य के भीतर उनका शोषण कैसे हो रहा है, उसके लिए जागरूक करना सेवा के द्वारा। इस सेवा के अनेक तरीका हैं। जो लिटरेट नहीं है उनको लिटरेट करने के लिए नाइट स्कूल खोला जाए, पाठशाला खोला जाए। आपस में यदि कोई झगड़ा करता है तो उसको न्यायिक फेडरेशन के द्वारा उस झगड़ा को निपटारा करने की व्यवस्था किया जाए। कहीं कोई
क्लाइमिटीज होती है, उस क्लाइमिटीज से समाज को उबारने के लिए कुछ रिलीफ का काम किया जाए, इस तरह से एजुकेट किया जाए, उनका कैसे शोषण होता है एजुकेट किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको सेवा के माध्यम से मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए, क्योंकि आज विश्वास ही नहीं रहा नेतृत्व के ऊपर किसी का। सबसे बड़ी त्रासदी आज की देश, आज दुनिया की है कि आज के नेतृत्व पर आम जनता का कोई विश्वास नहीं है। तो विश्वास के लिए सेवा करनी पड़ेगी। यह सेवा मौलिक रूप से निस्वार्थ सेवा है, इसमें कहीं कोई लेने की भावना नहीं है, केवल देने की भावना है, ईश्वर समझकर सेवा करने की भावना है, क्योंकि यह विश्व सेवा पर ही निर्भर करता है, सेवा पर ही आश्रित है। तो मौलिक रूप से समाज की सेवा के द्वारा समाज को एजुकेट करना कि कैसे उनका शोषण हो रहा है, और विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू करना, और अंततोगत्वा हम योजना बना करके, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में हम आंदोलन करना चाहते हैं, तो वहाँ के उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके आधार पर एक योजना बनाएंगे, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन को, आर्थिक संसाधन को केंद्र करके कि वहाँ को किस किस तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है, कृषि से संबंधित कितने प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, कृषि को विकसित करने के लिए कृषि को कैसे कोऑपरेटिव में लाया जा सकता है, जो कृषि को सहयोग करते हैं इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, खाद है, बीज है, जो भी कृषि को सहयोग करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी योजना बनाई जाए, और योजना बना करके वहाँ के लोगों को, कितने लोगों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, उसके साथ उनको निबंधन कराया जाए, और उस निबंधन के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया जाए, वहाँ के बैंकों के ऊपर दबाव दिया जाए कि इसके लिए पैसा दें, सरकार के ऊपर दबाव दिया जाए कि इसके लिए पैसा दें, और इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमको सहयोग करें। यदि सरकार सहयोग करती है तो सो मच सो गुड, बहुत अच्छी बात है। बैंक यदि पैसा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं देते हैं, सहयोग सरकार नहीं करती है, तब उसके लिए उग्र आंदोलन करना ही होगा। कोई उपाय नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई उपाय नहीं है। और उस आंदोलन को हम कहेंगे स्वतंत्र राज्य स्थापना की मांग, अलग राज्य स्थापना की मांग। यह भारतीय टेरिटरी से अलग नहीं होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन आर्थिक आंदोलन जो होगा वह आर्थिक स्वावलंबन के लिए होगा, उग्र आंदोलन करना होगा। वस्तुतः प्राचीन काल में भी इसी तरह का जो समाज निर्मित हुए थे, जैसे विदर्भ समाज है, जैसे पंजाब का पंजाबी समाज है, जैसे कश्मीर का कश्मीरी समाज था, जैसे भोजपुर का भोजपुरी समाज था, जैसे अवध का अवधी समाज था, ब्रजभाषा को केंद्र करके ब्रजभूमि का एक ब्रज समाज था। उसी तरह से भारतवर्ष में सामाजिक स्वरूप का निर्माण बहुत प्राचीन काल में ही हुआ था, और उनकी अपनी एक निजी संस्कृति विकसित हुई थी। वर्तमान युग में वो सभी संस्कृतियां दबाई जा रही हैं, विकृत की जा रही हैं, और अश्लील सभ्यता को, अश्लील संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे मनुष्य का जो प्राकृतिक रूप से जो संस्कृति विकसित हुई थी, सब संस्कृतियां ध्वंस के कगार पर हैं, मृत्यु के कगार पर है। इससे मनुष्य बचेगा नहीं, संस्कृति नहीं बचेगी तो मनुष्य बचेगा। तो सांस्कृतिक आंदोलन का रूप दे करके इसको खड़ा करना होगा। ये आर्थिक आंदोलन हमारा, और सांस्कृतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन भी, समाज को गठन करने के लिए सामाजिक आंदोलन करना होगा। हमारा उद्देश्य है विश्व को एक समाज में रूपांतरित करना। उस समाज की छोटी छोटी इकाइयां होंगी, और उस समाज का एक शीर्ष संस्था होगी जिसको हम वर्ल्ड गवर्नमेंट कह सकते हैं। यह वर्ल्ड गवर्नमेंट की परिकल्पना लेकर के समाज आर्थिक इकाई का आंदोलन शुरू हुआ है। और ये जो सांस्कृतिक आंदोलन या आर्थिक आंदोलन, समाज आर्थिक आंदोलन है, यह उसकी जो बृहद समाज व्यवस्था या बृहद समाज निर्माण की जो व्यवस्था है, उसकी इकाइयां हैं।
तो हमारा जो फेडरेशन होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का, वह समाज आर्थिक जो व्यवस्था है इसी पर आधारित होगा संपूर्ण विश्व। इसमें जो हमारा भारतवर्ष ही ले लिया जाए, हम पहले भी कहे थे, शुरू में ही कहे थे कि हमारा भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और इसलिए यह एक राष्ट्र नहीं है, बहुराष्ट्रीय देश है, बहुराष्ट्रीय देश है। यहाँ एक बात पर, एक मत पर यूनिटी नहीं है, मनुष्य समाज यूनाइटेड नहीं है, बिखरा हुआ है, क्षेत्रीय समस्याओं में बिखरा हुआ है। कितना ही कोई नारा दे राष्ट्रीयता का, वो सब झूठा नारा है। उस नारा से लोग यूनाइट नहीं हो सकते, उस नारा से वोट कुछ मिल सकता है किसी को, लेकिन समाज यूनाइट नहीं होगा, समाज का कलह दूर नहीं होगा। यह कलह दूर होगा, यूनिटी कब आएगी? जब मनुष्य की संस्कृति का विकास, उसकी अपनी संस्कृति को सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, तो निश्चित रूप से मनुष्य का की जो एकता है वह एकता बनेगी, और यह एकता विश्व स्तरीय एकता के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। विश्व भ्रातृत्व की जो भावना है उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो समाज आंदोलन ही वर्तमान युग का एकमात्र विकल्प है, आर्थिक स्वावलंबन के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य के मानसिक आत्मिक विकास के लिए। अन्य कोई रास्ता नहीं है। हम संपूर्ण भारतवर्ष को यदि चाहें राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित करना, यह असंभव है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं। उन समस्याओं को वहाँ के लोगों को यूनाइट करके हल करना होगा, उन समस्याओं का निदान पैदा करना होगा, और यह निदान पैदा करेगा, यह निदान देगा केवल समाज आर्थिक इकाई का आंदोलन। यही है संक्षिप्त परिचय समाज आर्थिक आंदोलन का। समाज आर्थिक आंदोलन जो है समाज निर्माण की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, सुव्यवस्थित आंदोलन है। यह आंदोलन हम क्या कौन कुछ जी मैं बोल रहा हूँ कि पिच में जैसे कान में लगा दीजिए रोशनी। अब वो कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल जी तो मैं बोल रहा हूँ जैसे देखा जाए उत्तर बिहार का क्या पूछ रहे हैं आप? वो सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिए। आवाज इसमें गूंज। आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज तो नहीं कट। अच्छा सवाल पूछ रहा हूँ कि उत्तर बिहार का एक मान लीजिए वहाँ पर कोई इसी तरह का लेकिन अभी परिस्थिति है कोई भी उद्योग बनाना चाहे कोई माहौल नहीं, बैंक से लोन नहीं मिले, साथ ही प्रोडक्ट कुछ बनाता है तो उससे सस्ता में बना हुआ तो वो तो मरी जाएगा। और समाज में भी नहीं है कि हमारा जो लोकल है बाहर का प्रोडक्ट जो है उसको नहीं खरीदा जाए इस तरह की। तो ये जो वो लोग कैप्चर किए हुए हैं पॉलिसी उस तरह की बना हुआ है। स्थिति में इस तरह से लोकल लेवल पे उसको डेवलप किया जा सकता है। पूछता हूँ दादा, ये पूछ रहे हैं कि अभी जैसे कि मान लिया जाए कोई केस स्टडी लिया जाए उत्तर बिहार का, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी समस्या है। उस समस्या में क्या है कि अभी मान लिया जाए कि बैंक आपको लोन नहीं देगा, मार्केट पे कैपिटलिस्ट लोगों का कब्जा है, और समाज की कोई भावना नहीं है लोकल की।
लोकल स्तर पर। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि किस तरह से मतलब कि प्रोडक्शन या स्वावलंबन को हासिल किया? बहुत सामयिक सवाल है, प्रश्न है। समाज आंदोलन जो है यह बेसिकली कोऑपरेटिव पर आधारित है। एक फैक्टर, समाज आंदोलन का जो दूसरा पहलू है वह है घेराबंदी करना, समाज का घेराबंदी। घेराबंदी के दो तत्व हैं। पहला तत्व है कि हम बाहरी सामान को अपने समाज में नहीं आने दें, बहिष्कार करें। बाहरी प्रोडक्ट को अपने समाज में नहीं आने दें, उसका बहिष्कार करें। इसका एजुकेशन देना होगा किसानों को, लोगों को, वहाँ के बासिंदों को, और बताना होगा कि हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए अपने संसाधन पर हमें खड़ा होना है। तो एक समाज आंदोलन का ही बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम बाहरी प्रोडक्ट को अपने समाज में आने से रोकें। एजुकेट करना होगा, लोगों के भीतर इस तरह की भावना भरनी होगी, आत्म स्वावलंबन की भावना, आत्मविश्वास की भावना भरनी होगी। सेवा के माध्यम से होगा, एजुकेट करने से होगा। एजुकेट करने के विभिन्न तरीका हैं, एजुकेट करने से। दूसरा क्या है कि बैंक लोन नहीं देता है या सरकार लोन नहीं देती है। हमारे यहाँ जो भी पहले से इंडस्ट्रीज हैं, जैसे चंपारण का ही एक उदाहरण मैं देता हूँ। चंपारण में बहुत शुगर फैक्ट्रीज हैं, दोनों चंपारण में हैं, बेतिया में है, मोतिहारी में है। करीब 8-9 शुगर फैक्ट्रीज हैं और सभी पैसा वहाँ से कमाकर बाहर जाता है। सबके हेडक्वार्टर, किसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और बहुतों का हेडक्वार्टर बम्बई में है। तो सारी आय यहाँ से चली जाती है। उसके लिए आंदोलन करेंगे कि यहाँ से आय नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। हम उनके गोडाउन का घेराव करेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। उग्र आंदोलन करेंगे, करना पड़ेगा। यदि वे नहीं मानते हैं तो हम गन्ना सप्लाई किसानों को एजुकेट करके रोकेंगे। गन्ना से अपने यहाँ खांडसारी उद्योग पैदा करके हम बनाएंगे खांडसारी, और लोगों को यह समझाएंगे, ये एजुकेट करेंगे कि अपने सामान को अपने व्यवहार करने से हम स्वावलंबी बनेंगे, हम दूसरे का व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। तीसरी बात है कि हमारे समाज के आंदोलन का बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि किसी व्यक्ति को एक विशेष समाज से आय करके दूसरी जगह भेजना यह कभी बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा अपना समाज आर्थिक रूप से विपन्न होगा। ये आउट रिसोर्सिंग जो है समाज को बहुत वीक करता है। इसलिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को समाज का अंग नहीं मानेंगे जो हमारे समाज से धन इकट्ठा करके या कमा करके दूसरे समाज में भेजता है। ये समाज आंदोलन के सब अंग हैं। इसके लिए ये लंबी लड़ाई है, या 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 10 महीना की लड़ाई नहीं है, यह वर्षों की लड़ाई है। देखो ना बाबू, एक छोटा काम था भारत को आजादी दिलाना। यह आजादी की लड़ाई बहुत पहले शुरू हुई थी, 1905 के पहले शुरू हुई थी, 1905 के पहले शुरू हुई थी। और वैसे तो इतिहासकार लोग, जो बहुत लोग हैं जो सिपाही विद्रोह को भी लोग स्वतंत्रता की लड़ाई सब कहते हैं, वो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, वो राजवाड़ों की लड़ाई थी, अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए थी। लेकिन लंबी लड़ाई, पॉलिटिकल आंदोलन, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो लक्ष्य हासिल करने के लिए आर्थिक लड़ाई उससे लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? उसका कारण है, जो मोह मनुष्य को धन से होता है वह मोह और किसी से नहीं होता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो नेता हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, घर को धन से भरना, मंत्री बनना और घर को धन से भरना। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता नहीं रखते हैं।
उनकी दूसरी मानसिकता है कि हम हमेशा वर्चस्व में रहें और हमेशा माला पहने, हमेशा जयगान हो हमारा, हमारे लिए लोग खड़ा होकर के जय करे जय करे। तो यह लड़ाई लंबी लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। उसमें भी जो प्रौद्ध की लड़ाई है वह सांस्कृतिक भी है, आर्थिक भी है और आत्मिक भी है, सामाजिक भी है। हमारा समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार को बचाना है। एक और सवाल मैं चाहूंगा जी पूछिए। कि अभी से आंदोलन की बात चाहे समाज आंदोलन भी, तो जो राजनीतिक खाना बना ऐसा है कि जो मूवमेंट करते हैं पैसे की जरूरत है और सबको खरीदे रहते हैं और कुछ लोग अपने अनुसार हाँ पूछिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट पूछिए। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ना कैपिटलिस्टों का बहुत प्रभाव है। इतना है कि जो भी अपने मतलब नेता है कानून सारे कानून को अपने अनुसार बना देते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ इसमें जो है इस तरह से रिलायंस करने के लिए रिटेल में ये छूट दी जो फैक्ट्री के लेबर किया गया है। उन्होंने तमाम तरह के जो कानून भी है सब कुछ राजनीतिकों को दबाव डाल के जो कैपिटलिस्ट लोग बना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉकस एक और इम्पोर्टेंट बात है जागरण हम करेंगे मीडिया के माध्यम से ये लोग खरीद लिए सारा मेजर भी अलग अपने तो कानूनी के हाथ में नेता के हाथ में तो जो आंदोलन कैसे होगा अभ्यास एक बात दादा ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में कैपिटलिस्ट जो है नेता खरीद लिया है और उस नेता के द्वारा कानून अपने हिसाब से बनाता है, लॉ अपने हिसाब से बनाता है, तो उस हिसाब और मीडिया को भी ये अपने कंट्रोल में है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन किस तरह किया जाए? देखिए मैं एक छोटी सी घटना सुना करके तब आंदोलन की बात बताता हूँ। 1968 की बात है। हमारी संस्था में, हम लोगों की संस्था में 3 अखबार निकलते थे। दिल्ली से एक निकलता था इंग्लिश में प्रौद्ध, पटना से एक निकलता था हिंदी में प्रौद्ध, दिल्ली से भी प्रौद्ध हिंदी में निकलता था, कलकत्ता से नौतुन पृथ्वी करके निकलता था पेपर। काफी आर्थिक दबाव था। मैं उसका उस समय आर्थिक मामला देखता था। आर्थिक रूप से उन पेपर्स को फीड करने के लिए चंदा के लिए कहीं जाता था, यानी फिनांसिंग रहती था। इसी सिलसिले में मैं कलकत्ता गया और साहू जैन फैमिली में एक महिला थी, अशोक जैन की पत्नी इंदू जैन, वे दीक्षित थी, उनसे मैं मिलने गया। काफी सत्कार किया लोग। उस समय कलकत्ता में कम्युनिस्टों के विरुद्ध पूंजीपति खड़े थे, क्योंकि कम्युनिस्टों ने वहाँ एक आंदोलन शुरू किया था जिसमें बिरला बाड़ी का घेराव किया था और काफी परेशानी हुई थी वहाँ के पूंजीपतियों को। वे लोग चाहते थे कि कलकत्ता छोड़ करके हम दूसरी जगह चले जाएं, बिजनेस यहाँ से यूनिवर्सिटी से उसको शुरू करें। उसी समय मैं गया था और मैंने कम्युनिस्टों के विरुद्ध उनसे बात की कि हम कम्युनिस्ट विरोधी हैं और हम चाहते हैं कि कम्युनिज्म मुक्त किया जाए। वो लोग बहुत खुश हुए, एक मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुला करके हमको आश्वासन दिए कि आप एक ऐसा बाई एथी बनाइए, प्रकल्प बनाइए
कि कितना खर्च होगा आपको इन अखबारों में, हम लोग पैसा देंगे, अखबार के लिए अच्छा मशीनरी देंगे और प्रचारित कराएंगे, उसका जितना रुपया लगेगा करोड़ों रुपया भी हम थोड़ा सा अच्छा पैसा भी हमको दिया लोग उस समय, 25,000 रुपया उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, हमको दिया लोग। हम आए और बाबा से हम इस सारी बातों को बताए। बाबा बहुत हम जुबिलेंट थे, बहुत आनंदित थे। तो बाबा लेटे हुए थे तो उस समय बैठ गए उठ करके, और बैठने के बाद हमसे कहे कि देखो वहां जो तुम गए थे अब मत जाना उन लोगों के पास पैसा। वे लोग यह समझते हैं कि तुम कम्युनिस्टों के दुश्मन हो, इसलिए पैसा देने के लिए तैयार थे। जिस दिन तुम्हारे अखबार उनके विरुद्ध में कुछ न्यूज निकालेगा, व्यूज निकालेगा, संपादकीय के माध्यम से निकालेगा, लेख के माध्यम से निकालेगा, ये वो लोग उसी दिन पैसा बंद कर देंगे और तुम्हारे अखबार दलदल में हाथी जैसे फंस जाता है उसी तरह से अखबार बंद हो जाए। उनके पैसा से तुम्हारा काम नहीं होगा। छोटे छोटे स्तर पर लोगों से चंदा वसूल करना और डायसिस स्तर पर, पंचायत जिला स्तर पर छोटा छोटा पत्र निकाल करके लोगों को एजुकेट करें। कहने का ये मतलब है कि हमें यह कभी आशा नहीं करनी है कि वर्तमान मीडिया हमको साथ देगा। पूंजीपतियों के मीडिया हैं, पूंजीवाद के पोषक हैं और पूंजीवाद के प्रचारक भी हैं। ये हमको साथ खत्म हो गई। नहीं वो लड़का ही गड़बड़ करता है। बोलिए बोलिए। तो कैपिटलिस्टों से भी हम आशा नहीं कर सकते हैं कि वे हमें पैसा देंगे। सरकार कैपिटलिस्टों को का पोषक है, हम पहले बोल चुके हैं। इसलिए सरकार से भी हम आशा नहीं करते हैं कि वह हमारे आंदोलन को सपोर्ट करेगा। ये सभी हमारे आंदोलन को दबाव देंगे कि आंदोलन विफल हो जाए। यह एक बहुत लंबी लड़ाई और बड़ी लड़ाई है। हमको इनसे कोई आशा नहीं है। हमें छोटे छोटे लिफलेट के माध्यम से, वॉल राइटिंग के माध्यम से, लोगों को बटोर करके अपने वचन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, स्कूल खोल करके स्कूल के माध्यम से एजुकेट करना होगा प्रभुत्व, और आंदोलन को हर मनुष्य के मन के मस्तिष्क के भीतर गोदना के तरह से गोदना होगा कि जिस तरह से आर्थिक राजनीतिक लड़ाई के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा था, उसी तरह से आज आर्थिक आंदोलन के लिए हमें लड़ना होगा। या नहीं लड़ने से हम नहीं बचेंगे। इस तरह की भावना उनके मन में हमें आरोपित करनी होगी, भरनी होगी। इसके लिए तैयार करना होगा। आंदोलन समाज करेगा, हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और समाज आंदोलन करेगा, जनता आंदोलन करेगी। और यह आंदोलन जनता की होने के कारण बहुत ड्रास्टिक एक्शन सरकार नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। इसलिए यह लंबी लड़ाई, मैंने पहले कहा है, उनसे आशा नहीं करेंगे। अभी जो आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो, यह एजुकेट करेगा, एजुकेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम एजुकेटेड लोगों में कर रहे हैं, लेकिन समाज के जो ग्रामीण लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, वे इससे तो नहीं प्रभावित होंगे। उनके लिए हमको ग्राउंड पर काम करना होगा, जमीन पर काम करना होगा, उनके साथ उनके लेवल में बैठकर काम करना होगा। तो इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। इसके लिए अधिक से अधिक यदि हम यूथ को इकट्ठा कर सकें, अधिक से अधिक यूथ को मोटिवेट कर सकें इसके लिए, तो सबसे बड़ी बात है। और इस मोटिवेशन में एक चीज जरूर ध्यान देना होगा कि हमारी लड़ाई अधर्म की लड़ाई है, हमारी लड़ाई शोषण के विरुद्ध लड़ाई है, हमारी लड़ाई
अनैतिकता के विरुद्ध लड़ाई है, हमारी लड़ाई अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में जो अगुआ बनकर आवे, जो कार्यकर्ता बने, वे नैतिकता में अपने को प्रतिष्ठित करें ताकि समाज उन्हें आदर दे सके। जो समाज की सेवा करता है, समाज एक सवाल और अंतिम पूछूंगा जी जी कि शोषण के खिलाफ लड़ाई की बात, शोषण के खिलाफ लड़ाई की जी तो हम देखेंगे कि पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवादी ताकतें खड़ी हुई और उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने वायलेंट मूवमेंट में आज भी कई लोग वायलेंट मूवमेंट कर रहे हैं। पुलिस ला दे रहे हैं, एक जोन बन के वो जो है सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं। वो भी तो पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। नहीं पूंजीवाद के खिलाफ सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। शोषण के खिलाफ वो भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं ऐसा सर हम बताते हैं उसका उत्तर। जो साम्यवाद का नाम दे करके उग्र आंदोलन या उग्र संघर्ष पर उतरे हैं, उनकी लड़ाई शोषण के विरुद्ध या पूंजीवाद के विरुद्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रूस में कम्युनिज्म स्थापित हुआ, चीन में स्थापित हुआ, अन्य देशों में भी स्थापित हुआ। वहां क्या लोगों को समता मिली? वहां क्या लोगों की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हुई? वहां क्या लोगों को एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली? नहीं मिली। यहाँ क्या हो रहा है, तो ये दिग्भ्रमित करते हैं, उसके नेता लोग दिग्भ्रमित करते हैं, आम जनता को शोषण करते हैं। दे आर एक्सप्लॉइटिंग द अनएजुकेटेड क्लास, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटेशन के पीछे इनकी एक ही मंशा है कि हम फले फूले, इनकी कोई दूसरी मंशा नहीं। इसलिए उस आंदोलन का कोई फूटी कौड़ी दाम नहीं है। हमारा आंदोलन सरकार के विरुद्ध नहीं है, हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, हमारा आंदोलन है व्यवस्था के विरुद्ध। हम व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हुए हैं, नैतिक सोर्स को लेकर खड़े हुए हैं, एक ब्लूप्रिंट आर्थिक व्यवस्था को लेकर खड़े हुए हैं। हम सबके स्वावलंबन की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सबको एक बना देंगे, एक समान बना देंगे। हम तो खुलेआम कहते हैं डाइवर्सिटी द लॉ ऑफ नेचर, विभिन्नता रहेगी। जो मेधावी है उसको विशेष सुविधा देनी ही होगी। इसको एजुकेट करना होगा लोगों को। प्रौद्ध का जो मौलिक फैक्टर है, दैट शुड बी एजुकेटेड टू दी सोसाइटी। आम जन को एजुकेट करना होगा। वे आम जन को दिग्भ्रमित करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वहां के उनके जो दिग्भ्रमित हैं वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। एक और बात मैं बताता हूँ, उस आंदोलन में जो जुट जाते हैं डकैतों के तरफ से, उनको उस आंदोलन से निकलने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां उस चक्रव्यूह से निकलने के कारण उनकी हत्या होती है। जो लड़के निकलते हैं उसमें से तो उनको दबाया जाता है, उनके परिवार को दबाया जाता है। तो भय से लोग उसमें रहते हैं कि यदि हम निकलेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। हृदय से नहीं है, भूल समझते हैं कि हम जो पथ अपनाए हैं वो गलत कर रहे हैं, मजबूरी से बचे रहते हैं, बहुत उसमें से निकल भी जाते हैं। तो वह लड़ाई शोषण के विरुद्ध नहीं है, वह लड़ाई स्वयं में एक शोषण है। यह मानसिक शोषण है अनएजुकेटेड लोगों का, अशिक्षित लोगों का। यह आर्थिक शोषण भी है उनका। जो इसके नेता हैं अमीर हो जाते हैं, पैसों में खेलते हैं, और जब उनके वर्कर्स को मालूम होता है तब वर्कर उन्हें घृणा करने लगता है। ऐसी लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है नैतिकता को आधार बनाकर, स्पिरिचुअलिटी को आधार बनाकर। हम जो लड़ाई करेंगे वह लड़ाई है हर व्यक्ति को परम पुरुष के रूप में देखकर
परम पुरुष के रूप में उसको देखकर उसकी सुरक्षा, उसकी सेवा के लिए लड़ाई करनी। यह लड़ाई मानसिक स्तर पर मनुष्य को एजुकेट करेगा, आत्मिक स्तर पर आत्मीय बना देगा, अलग नहीं रहने देगा। यह लड़ाई ऐसी लड़ाई, हम तो हथियार उठाने की बात नहीं करते हैं, हम तो यह नहीं कहते हैं कि किसी सरकारी अफसर की हत्या कर दो, ऐसा तो नहीं करते हैं। हम यह कहते हैं कि हमारा शोषण समाज का नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो आर्थिक संसाधन है उस पर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगे और उस इंडस्ट्रीज में यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगारी खत्म हो। ऐसा आंदोलन, ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसी व्यवस्था उनके पास तो नहीं है। इसलिए उनके आंदोलन को हम पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन नहीं कहेंगे। वे दूसरे रूप में पूंजीवाद की स्थापना चाहते हैं। वे पार्टी के हाथ में समाज को देकर के समाज की सारी संपत्ति को संग्रहित करना चाहते हैं। उनकी लड़ाई जो है वो अमानवीय लड़ाई है, उनकी लड़ाई अस्वाभाविक लड़ाई है। उससे हम लोगों की लड़ाई का कोई तुलना नहीं और तुलनीय हम लोग इस मामले में हमारा समाज से आत्मीय संबंध बना करके चलना चाहते हैं। उनके यहाँ तो सांस्कृतिक रूप नहीं है, संस्कृति के विकास के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए तो कोई बात नहीं है। अभी देखिए ना, भारतवर्ष में बहुभाषा भाषी देश है, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में थोप दिया गया। कितने स्टेट में इसकी मान्यता मिली? नहीं मिली। लेकिन इसका कुफल क्या हुआ? इसका जो एक औरा बना, उस औरा के भीतर जो भाषाभाषी लोग हैं, जैसे अवध के क्षेत्र में अवधी बोलने वाले लोग हैं, ब्रज के क्षेत्र में ब्रज भाषा बोलने वाले लोग हैं, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, कश्मीर में कश भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हमारे बिहार में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, अंगिका बोलने वाले लोग हैं, मगही बोलने वाले लोग हैं। सबकी भाषाओं को अवदमित किया जा रहा है। इससे दो नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो यह हो रहा है, एक सेकंड सुन लीजिए, पहला नुकसान तो हो रहा है कि लोगों की अभिव्यक्ति की सामर्थ्य छीनी जा रही है। दूसरा नुकसान क्या है? सांस्कृतिक अवलुंठन हो रहा है, हमारी संस्कृति विरूप होती जा रही है। तो हमारी लड़ाई क्या है? सांस्कृतिक लड़ाई भी है, भाषा को बचाना है, हमारी अभिव्यक्ति को बचाना है, सबको अभिव्यक्ति की सुविधा देनी है। उनके यहाँ यह अभिव्यक्ति की सुविधा नहीं है, उनके यहाँ संस्कृति का को बचाने की सुविधा नहीं है। इसलिए उनकी लड़ाई से हमारी लड़ाई बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। हम सर्वात्मक आंदोलन करते हैं। हमारा जो आंदोलन है, इसको यदि एक शब्द में कहा जाए तो यह पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन है। पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन है, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का रिवॉल्यूशन। इस एक शब्द फिर से कहूंगा, प्रोटेस्टिक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट इज ए क्या कहें हम इसको, पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन, पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन। और इसके साथ संलग्न है न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन। पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन जब खड़ा हो जाता है तो लोगों की मानसिकता जो बदलती है उसको न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसमें परम पुरुष की सहायता होती है। परम पुरुष मनुष्य के मन की चिंतन धारा को बदल देते हैं। जो आज पूंजीवाद की तरफ जो मनुष्य की लगाव है, दौड़ है, हर व्यक्ति आज लोभी हो गया है, हर व्यक्ति आज लोभी हो गया है। हर व्यक्ति को गलत पथ पर चलाया जा रहा है। संस्कृति के नाम पर सेक्स का प्रचार हो रहा है, संस्कृति के नाम पर मनुष्य को विकृत किया जा रहा है। ये जो विकृति है, इसे बचाने के लिए हमारा आंदोलन, इसलिए हमारा आंदोलन क्या है जी? थोड़ा पिरामिडिकल मूवमेंट को थोड़ा मेडिकल मूवमेंट पर, पिरामिडिकल मूवमेंट, पिरामिडिकल मूवमेंट का अर्थ होता है, पिरामिड का शेप आपने देखा होगा। पिरामिड क्या होता? पिरामिड ऐसे होता है, नीचे बेस जो है चौड़ी होती है और धीरे धीरे ऊपर शीर्ष ऐसे होता जाता है। तो ये जो पिरामिड है, यानी धरती के ऊपर जितने लोग हैं सबके साथ लेकर और धीरे धीरे जो सर्वोच्च सत्ता है उसकी तरफ जाना।
हर व्यक्ति को सर्वोच्च तत्व की तरफ ले जाना, उसको हम भोजन दें, सही एजुकेशन दें, उसके भीतर सांस्कृतिक विकास करें, उसके भीतर आत्मिक विकास की, नैतिक विकास की सुविधा दें। यह जो आंदोलन हुआ, यह पिरामिडिकल आंदोलन हुआ। पिरामिडिकल आंदोलन का मतलब है इट इज ए फिजिको साइको स्पिरिचुअल मूवमेंट, पिरामिडिकल रिवोल्यूशन। यह रिवोल्यूशन आज के पहले नहीं हुआ था, यह प्रथम बार इस धरती पर एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है। यह मूवमेंट हमारा प्रौद्ध का मूवमेंट है, पिरामिडिकल मूवमेंट। इस पिरामिडिकल मूवमेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? मनुष्य के मानसिक चिंतन को आत्मिक चिंतन में रूपांतरित करना। जो आज लोभ के कारण मनुष्य अनैतिक होता जा रहा है, उसको ईश्वर भाव में निरूपित करना। पिरामिडिकल मूवमेंट द बेस्ट मूवमेंट है इस जगत का। ये प्रथम बार इसका इवोल्यूशन पीआर सरकार ने, श्री प्रभात रंजन सरकार ने किया है। पिरामिडिकल रिवोल्यूशन हमारा ब्लडी शेड रिवोल्यूशन नहीं है, हमारा आंदोलन कहीं खून बहाने का नहीं है, लेकिन सरकार यदि हमको बाध्य करेगी तो मूवमेंट उग्र हो सकता है, उग्र हो सकता है। 1942 में गांधी ने जो आंदोलन किया उसमें उन्होंने नारा दिया कि भाई उग्र नहीं हो, लेकिन भारतवर्ष के नागरिक उग्र हो गए थे सरकार के दबाव के कारण। तो जहां सरकार का दबाव होता है अनैतिक रूप से, वहां समाज उग्र हो जाता है। यही साइकोलॉजी है। तो हम बेसिकली हम खून बहाने के आग्रही नहीं हैं, हम आग्रही हैं मनुष्य के भीतर नैतिकता का विकास हो, उसका आर्थिक स्वावलंबन दो हमको, जिस तरह से देना हो दो। नहीं देते हो तो जनता उग्र हो सकती है। हमें जनता को एजुकेट करना है कि वह आंदोलन के लिए खड़ी हो। यही पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन का बेसिक तत्व है। और न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन का मतलब होता है न्यूक्लियस बदल देना। अच्छा। अब न्यूक्लियर बदल देना का हम एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। महाभारत काल का एग्जाम्पल ले लो। बहुत छोटी सेना थी पांडवों की, विशाल सेना थी दुर्योधन की, कौरवों की। कृष्ण लड़े नहीं, कृष्ण सारथी बनकर बैठे थे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने उस समय के लोगों की मानसिकता को ऐसा रूपांतरित किया, ऐसा कन्वर्सन किया ताकि पांडवों की जीत हो जाए। न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो फैक्टर समाज का न्यूक्लियस बनकर समाज को गाइड करता है, समाज को संचालित करता है, उस फैक्टर को वहां से हटाकर दूसरा फैक्टर आरोपित करना। आज संपूर्ण धरती के एक छोटा मजदूर से लेकर के और सर्वोच्च जो समाज का व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इवन न्याय के जो सबसे शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं, सबका लक्ष्य धन हो गया है। यह मनुष्य का कंट्रोलिंग फैक्टर, गाइडिंग फैक्टर, प्रेरणा देने वाला फैक्टर हो गया है धन। हर व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है, फुर्सत नहीं है, धन के पीछे दौड़ रहा है। एक मजदूर भी दौड़ रहा है। एक दिन में जो काम कर सकता है, वो जिसका काम करने गया है उसे कहेगा कि 3 दिन में काम होगा, हमको दे दीजिए ना, ठीक है हम कर देते हैं अभी। तो यह जो भावना है कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना, धन की, आज के मनुष्य की जो इच्छा है, लक्ष्य है, केवल धन हो गया और जौन सुख हो गया। यह न्यूक्लियस है मनुष्य का गाइडिंग फैक्टर। मनुष्य के मन से इस भावना को हटा देने से मनुष्य का मन दूसरे दिशा में चलेगा। उसके जगह पर यदि ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा करने वाली भावना भर दी जाए तो उसी के ऊपर चलेगा। तो ये न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन जो है, इसको परम पुरुष करते हैं मनुष्य के रूप में। मनुष्य के द्वारा यह संभव नहीं है। हम लोगों का काम है पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन निर्माण करना, और हम लोगों के जो प्रेरक स्रोत हैं, इस आदर्श के जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनका काम है न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन के माध्यम से समाज की मानसिकता को बदल देना,
सामाजिक मानसिकता को बदलने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। यह कोरोना उसी का एक अंग है। विश्व युद्ध होने जा रहा है, उसी का एक अंग है। आने वाले समय में कितने प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ रहा है, वो सब अंग है उनका। मनुष्य के मन को आंदोलित करके, हाथ उठा करके कि केवल हे परमात्मा, तुम ही एकमात्र हमारे लिए संबल हो, तुम ही हमको बचा सकते हो, तुम्हारे अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। यह मानसिक परिवर्तन का काम उन्होंने शुरू कर दिया। हम लोगों का एक ही काम है, जन चेतना जगाना, जनता को खड़ा करना, जनता को के मन में उसके प्रति आंदोलन पैदा करना, शोषण कहाँ कहाँ किस रूप में होता है उसको समझाना, और समझा करके हर व्यक्ति को एजुकेट करके आंदोलन के लिए तैयार करना। यही हम लोगों का कर्तव्य है। और यह कर्तव्य प्रभुत्व की स्थापना के लिए बहुत बड़ी कर्तव्य है। जो न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन है, वह न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन केवल आध्यात्मिक गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि विश्व न्यूक्लियस वही हैं, वही हर मनुष्य के मन की भावना को बदल सकते हैं। हमारा काम है पृष्ठभूमि तैयार। दुर्योधन के विरुद्ध यदि पांडव खड़े नहीं होते तो कृष्ण वह आंदोलन नहीं करते। छोटी संख्या में ही खड़े हुए, लेकिन विजयी हुए। उसी तरह से हमको यह नहीं सोचना है कि हमारे पास साधन नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों को एजुकेट करना है, और हमारा आंदोलन निश्चित सफल होगा, क्योंकि हमारा पवित्र उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति को सुखी बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारा उद्देश्य है। विश्व बंधुत्व की स्थापना हमारा उद्देश्य है। और मनुष्य को मनुष्यत्व में प्रतिष्ठित करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है हर मनुष्य देव शिशु है, देवत्व में प्रतिष्ठित होवे। यह हमारा उद्देश्य है। इसलिए यह उद्देश्य इतना महान है कि इसे व्यवहारिक है, स्वाभाविक है, धार्मिक है। इसलिए यह उद्देश्य सफल होकर रहेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। बिना संघर्ष के परमात्मा को मिलना तो छोड़ दिया जाए, भोजन नहीं मिलता है मनुष्य को। जिसके पास अनाज है उसको भी तो भोजन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। संघर्ष के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। परिश्रमेन बिना कार्य सिद्धि भवति दुर्लभा। यह परिश्रम हमारा कर्तव्य है, और परिश्रम के माध्यम से हम जब एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसको पिरामिडिकल रिवॉल्यूशन मैंने कहा, तब निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य सफल होगा। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत रोशन जी हाँ, बोल रहा हूँ कि कल सुबह एक क्लास लेते हैं 9-10 बजे। सुबह हाँ हाँ दादा, कल 9-10 बजे फ्री है। 10 बजे फ्री है कल आप? हाँ फ्री है 10 बजे तक, 9-10 बजे। हाँ, तो 9-10 बजे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज हम लोग कार्यक्रम किए, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में किया हम लोगों ने कार्यक्रम। और मैं बता दूं, मैं भी नहीं दे पाया। वशिष्ठ जी बहुत ही 160 में हमारे जो पर नेता है इनके सामने सीधा मौका मिला। जो दिया गया ट्रेनिंग भी हुआ। तो हमारा बहुत सा लोग को सुन पाए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल उनका एक हम लोग जो है आपको प्रयास देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक होगा कि अभी कल के कार्यक्रम के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी एंड